अच्छा भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं तमाम लोग? ये हैंडआउट आया, बोल दो यार यासीन भाई से प्लीज हैंडआउट दे दें। कैफ 3 माशाल्लाह से नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक कैफ 3 आपका आ गया है। पहले कैफ 8 था, हल्का सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। कैफ पहले 8 था, अब ये कि 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक कैफ 3 हो गया है और एक कैफ 6 हो गया है। कैफ 3 से तकरीबन 4 चैप्टर कैफ 8 में जो होते थे वहां से 4 चैप्टर हट गए, 4 चैप्टर हट गए। और वो जो 4 चैप्टर हटे हैं उसमें से बल्कि 3 शायद कह सकते हैं, चारों के चारों कैफ 6 में चले गए। और कैफ 6 में कुछ पार्ट बीएफडी से ट्रांसफर हुआ है। मुझसे अगर कोई पूछे कैफ 6 बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं कहता हूं बीएफडी की वो बेस बना रहे हैं कि वो बीएफडी थोड़ा, क्योंकि यार देखिए बीएफडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता ये था, कॉस्टिंग पढ़ी, एक साथ सारी पढ़ी, वो वैसी अजाब बन गई। फिर डायरेक्ट चले गए बीएफडी में, तो कॉस्टिंग वैसी हिली हुई है और बीएफडी इंटायरली डिफरेंट चीज है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्टिंग की बेस से बीएफडी में वो चैंपियन बन जाएगा। तो एक अच्छा इन्होंने ब्रिज क्रिएट किया है कैफ 6 के थ्रू। तो कैफ 6 इस तरह से डिवाइड हुआ है। तो कंपैरेटिवली आपका जो कैफ 3 है वो अगर देखा जाए तो थोड़ा हल्का हो गया कैफ 8 के मुकाबले में, ये खुशी की बात है। दूसरा, कैफ 8 में थोड़ा सा एडवांस लेवल हुआ करता था, जाहिर है वो कैफ 8 था, ऑलमोस्ट एंड चल रहा था, उसके बाद आपने सी फैप के लिए जाना था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं और जो मैंने ग्रेड देखी है उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वो बेसिक्स के ऊपर भी काम ज्यादा करेगा, जो पहले कर ही नहीं रहा था। पहले वो कर ही नहीं रहा था बेसिक्स पर। वो 6 बड़े टॉपिक मैं हमेशा लिखवाता था कि यार ये 3 टॉपिक लिख लो, इससे 60 नंबर, और ये 2 टॉपिक है इससे 20-25 नंबर, पेपर इसी से बनेगा। अब स्टूडेंट क्या करता था, बेसिक को साइड पे लगा देता। यहाँ आपको उसको सारा आपको करना पड़ेगा, बेसिक्स को भी बहुत अच्छा करना चाहिए। अभी 2 मिनट में आ जाता है, असल में मुझे आना था 3 बजे तक, 3:15 तक, लेकिन मैं बिल्कुल ही जैम ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तो जरा हैंडआउट आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैठ जाओ भाई। तो इस तरह से हमारा सिलेबस होगा। भी मैं बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, हम क्या पहले पढ़ेंगे, कहां से मेरी एक्सपेक्टेशन है पेपर बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों अभी बस 1 मिनट में स्टार्ट करता हूं। यार यहाँ ना हैंडआउट अवेलेबल नहीं है। एसी बंद कर दूं, सर्दी लग रही है यार, तुम चेकअप कराओ, बता रहा हूं जी बेटा। 1 मिनट क्या? हाँ, मैं आज ज्यादा नहीं हो सकता, 6 बजे ऑफ कर दूंगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, क्योंकि प्लीज मेरी बात सुनिएगा। यासीन भाई छा गया, ये पहला बार है ना, दूसरा मिल गया आपको। यार किसी बंदे को भेजिएगा, इधर आओ बेटा, ये बांटो जल्दी से, फटाफट। दूसरा मैंने ऊपर रख के दिया, वो पहले भेज दिया, बस सही है। ये लो यार, ये सिलेबस और स्ट्रैटेजी है, ले लो यार जल्दी से। हाँ भाई, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ऑनलाइन वालों के लिए। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, जरा क्लास को मैं रूटीन में बना दूं। यार ये एसी जरा हल्का करवा दो, सही नहीं है, सर्दी लग रही है, अभी हो जाएगा सेट। यार असल में मौसम ऐसा हुआ है ना, उसमें जरा कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अब उसको सर्दी लग रही है, मैं क्या करूं। अच्छा, गीले हो रहे हैं, अच्छा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं देख लेता हूँ आवाज का क्या इशू है, मैं भी देख लेता हूँ भाई आवाज का। आप लोग को आ रही है? अच्छा, ला यार जल्दी करो बेटा, एक मुझे दे दो जब तक, क्योंकि देखे भाई थोड़ा बेटा हाथ जल्दी हिला लो। अरे यार तुम लोग सही लोग नहीं। अच्छा, मुझे जब पता चला ना कैफ 8 से कैफ 3 हो गया, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, बस ये आएंगे सारे नन्हे काके,
वही था, AFC वाले डायरेक्ट ही आ जाते हैं ना, अल्लाह माफ करे। और वो भी होते हैं असल में कैफ एड में ना, जब आता है स्टूडेंट तो माशाल्लाह कई दफा फेल, सारी ट्राई, वो ऐसी मैच्योरिटी होती है। और यहाँ कैफ 3 में तो अभी लगता है यार अभी AFC तो हो गया, अम्मा मेरी शादी के बाद चलाएं, बस इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ CA करके। तो आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंशाल्लाह इसको। अगर कम पड़ रहा है तो और शेयर करवा लो बेटा, मैं भी दे देता हूँ, अभी शेयरिंग कर लो, मैं दिलवा दूंगा। अभी अंदाजा नहीं था कितनी कॉपीज चाहिए यार। अब जरा थोड़ा सा साइलेंस चाहिए होगा। पहले हम परफेक्ट है, सेट है, ठीक है। अच्छा जी यार, अब प्लीज काइंडली देखिए भाई यार, अब जरा सा आप लोग बेटा एक काम करो, किसी को दे दो ये जलीली बांट दो यार। इधर आगे ले आओ, कुछ मेरे पास ले आओ 4-6, बाकी लोगों को जलीली दे दो। यहाँ आपके पास है। अच्छा मैं एक चीज बता रहा था आपको, हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो नॉर्मली आपको पता होगा तकरीबन 11-12 से ऑनवर्ड होती है, 12 से 2-2:30 मेरी क्लास कैफ 3 की हुआ करेगी। लेकिन फर्स्ट वीक था यानी रेगुलर बेसिस पर मेरी 4 दिन क्लासेस हैं, और वो टाइम टेबल पहले दिन शुरू होगा और आखिरी दिन तक। पहला वीक था, इतने सारे टाइम टेबल थे, तो पहले वीक में सब चाह रहे थे कि 1-1, 2-2 क्लासेस सबकी हो जाए, तो इस वजह से मेरा आखिर में नंबर आया। लेकिन अगले हफ्ते से जाहिर है मंडे ऑनवर्ड हुआ करेगी क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे टाइम टेबल मिल जाएगा इंशाल्लाह, और वो फिक्स होगा, अल्लाह ने चाहा वो फिक्स होगा। और किसी को चाहिए बेटा ये ले लो, कोई क्लैश नहीं है ना ऑडिट से, ना FR1 से, ना FR2 से। इस तरह से टाइम टेबल बनाया था, लेकिन यार उसका तो आप ताहिर से डिस्कस करोगे, अगर अल्लाह ना करे कोई क्लैश आपको। यार प्लीज सुन ले भाई, सबसे पहले जो मैंने आपको हैंडआउट दिया है, पहला हैंडआउट ये आपका सिलेबस प्लस स्ट्रैटेजी, कौन सी चीज हम पहले करेंगे, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, वो सब मैंने मेंशन किया है। क्या चीज? अब यहां देखिए, इधर आपका जो सिलेबस आया है उसमें तकरीबन 13 चैप्टर्स मैंने फाइंड किए, सही, और वो सिलेबस की डिटेल आगे लगी हुई है, सारी मौजूद है, ठीक। अब इसमें एक जगह आपको ग्रे नजर आ रहा होगा ABC के नाम से, यहां थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर मैं सिलेबस में देखूं तो यहां उसका जिक्र है ABC का, लेकिन जो मैंने पूरा स्टडी टेक्स्ट देखा है, जो भी आपको मिला नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में है, पूरा एक एक चैप्टर देख लिया, कुछ जो जहां जहां वो हो सकता है ABC, वहां वो है नहीं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ABC है या नहीं, अगर है तो उसूलन इसको स्टार्ट में ही पढ़ना चाहिए, और जब तक और स्टडी टेक्स्ट आ जाएगा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कंफ्यूजन है तो हम उसको थोड़ा डिले करके भी पढ़ सकते हैं। एक तो ये मैंने बात लिख दी। मेरा जो तरीका होगा, स्टार्ट होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, दैट इज कॉस्टिंग फंडामेंटल्स। ये आपके सिलेबस के अंदर कैटेगरी A में आ रहा है। फिर हम करेंगे ABC, वो भी A के अंदर इंडिकेट हुआ है। फिर हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर हम करेंगे ज्वाइन एंड बाय प्रोडक्ट, फिर लेबर कॉस्टिंग, फिर CVP, फिर लर्निंग कर्व एंड सो एंड सो फोर्थ। आप ये सारी चीजों में मैंने रेफरेंस लिख दिया है। ये ग्रिड के अंदर A है, B है या C कहां इंडिकेट हो रहा है सिलेबस के अंदर। इज दैट क्लियर? मैंने एक चीज इसमें आपको ब्लैक करके दी है, उसके पीछे क्या रीजन है? ये मेनली आपके 4 बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सही। तकरीबन ये 4 बड़े चैप्टर हैं। हैंडआउट चाहिए? आ जाओ यार, ये ले लो बेटा, इधर आ जाओ, ये पीछे रख लो, कुछ लोगों को चाहिए होगा वहां से ले लेंगे। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह ये आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ। ये आप तीनों ले लो बेटा, और ये लो यार, जल्दी आओ। और भी किसी को चाहिए दे देना यार, ये रहा। बाकी फिर शेयरिंग कर लो, क्लास डिस्टर्ब कम से कम करें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आज, तो थोड़ा बहुत मेन बातें हो जाए। अच्छा यार प्लीज, अब आप एक बात समझिएगा, और से सुनेंगे। कॉस्टिंग एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन 35 to 45% ग्रिड है। ये सारा बेसिक्स का खेल है। 35 to 45% बहुत होता है।
और जितना ए आपको नजर आ रहा है वो सब बेसिक्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि पहला चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर 7 और उसके बाद चैप्टर 10। चैप्टर 10 समझ रहे हैं आप, या 10 और 9 में थोड़ा मैंने ख्याल है मैंने आगे पीछे कर दिया है। चैप्टर 10 जो है वो सी है और चैप्टर 9 जो है वो ए है। वो टाइपिंग में एरर हो गया, कॉपी पेस्ट में, दोबारा बता देता हूं बेटा। चैप्टर 10 जो लिखा है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो ए में नहीं है, वो सी में है। और जो नीचे वाला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो आपका सी नहीं है, ए है। उल्टा आगे पीछे कर दिए उसकी कैटेगरी। आई होप मेरी बात समझ गए। ये आपके सारे चैप्टर हैं जो मैंने आगे देखने के बाद समराइज करके दे दिए ताकि आपको आसानी हो हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या रह गया। ठीक यार, चैप्टर 10 जो है 13 तो नहीं, 13 तो ए में ही है, बिल्कुल ए में, उस और कहीं गड़बड़ नहीं है, और कहीं गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था जो 4 चैप्टर है वो किस सीक्वेंस में आपके सामने, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसमें टाइम देना चाहिए, जो आपको टफ टाइम देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इन 4 चैप्टर से 60% to 70% पेपर बन सकता है। जाहिर है अभी कोई पेपर तो नहीं हुआ ना, ये तो बाद में पता चलेगा। मैंने ग्रेड को देखने के बाद, पास्ट एक्सपीरियंस को देखने के बाद, तुम्हारे एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं, चाहे वो सी फैप हो, कैफ 8 हो, या कोई बात नहीं, कैफ 8 हो या प्लीज कैफ 8 हो या कैफ 3 हो, उस सारी एनालिसिस की बेस पर मुझे लगता है ये 4 टॉपिक हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और लॉजिकल भी है। इनमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए और इसको मैं बहुत भरपूर तरीके से कराऊंगा। तो मैंने आगे अगर आप देखें, हाँ भाई आवाज आ रही है, हाँ भाई हाँ भाई, थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है, देख लेते हैं। बेटा किसी को बुलाना, कह रहा माइक नहीं चल रहा, जल्दी बुलाओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों आपको आवाज आ रही है? आपको आ रही है, सबको आ रही है, तुम लोगों को नहीं आ रही है, तुम्हारा फैसला है। चलेगी, बुला लो यार। बेटा मैं दे देता हूँ, ये लो जल्दी करो यार, पकड़ो। ये अभी शेयरिंग कर लो बेटा। अच्छा यार एसी तो बंद कर दे यार, वो वाला यार एसी बंद नहीं करवाओ, ये है नहीं, ये दे देना, ग्रुप में कर दिए, ये ले दो बेटा, बाकी शेयरिंग कर लो, मसला नहीं है। यार यासीन में से बोलना 80 सेट्स कर दे, तो अभी मैंने 60 बोले थे ना, बढ़ा दो। हाँ भाई क्या है ये, वहां से देखो यार, सही तो है, आवाज नहीं है ना बेटा। करते यार वो फिर लास्ट तक आवाज का इशू ना आ जाए ना। हाँ भाई आवाज आ रही मेरी, मैनेज हो जाएगा, बस ठीक है, छोड़ो अल्लाह मालिक है, जब तक वो ला रहा है। आवाज आ रही है ना? अब आप थोड़ी सी खामोशी चाहिए होगी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखिए इधर मैंने अगले पेज पे, पेज नंबर 2 जो आपका है इसी हैंडआउट का, अगर आप देखें तो वहां पर मैंने एक तो सिलेबस बता दिया, मोटी मोटी बातें कर लेते, ये मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है अपने एक्सपीरियंस से। यार मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं, आप जब भी पढ़ रहे हो तो सिलेबस को मेरा ख्याल है 3 हिस्सों में बांट दें, ए, बी और सी कैटेगरी में। जो ए कैटेगरी है उस पर अपना भरपूर टाइम दें। अब वो भरपूर टाइम क्या हो सकता है,
आप मैक्सिमम सवालात करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम समरीज बनाएं। क्यों? मेरे हिसाब से पहला चैप्टर दैट इज कॉस्टिंग फंडामेंटल्स, और जो 4 चैप्टर मैंने आपको बोले, प्रोसेस, सीवीपी, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरी ये ख्याल है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे तकरीबन मैं देख रहा हूं 4 से 5 सवाल, और मेरे हिसाब से 60 to 70 मार्क्स इससे आपके कवर होने चाहिए। कैफ 8 में ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स थे, इसके बगैर पेपर ही नहीं बनता था कैफ 8 में, समझ रहे हैं आप। अब तो कैफ 3 है, इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई क्योंकि 4 चैप्टर चले गए। जब वो 4 चैप्टर जाएंगे तो वेटेज कहीं तो ट्रांसफर होगा, तो मुझे लगता है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी होगा और बेसिक पर। पहले मैं ये करता था कैफ 8 में, तो जो पहला चैप्टर है कॉस्टिंग फंडामेंटल, मैं उसको इंपॉर्टेंस सिर्फ बेस बनाने के लिए रखता था और उसके बाद कहता था इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, लिमिटेड सवाल कर लें। अब मुझे लगता है इसको भी थोड़ा रखें, लेकिन इसके अंदर ही बहुत बड़ा टॉपिक है कॉस्टिंग फंडामेंटल। इसको भी मैं समराइज करके बताऊंगा कि यार सब ना करें, ये 2-3 एरियाज है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन कॉस्टिंग फंडामेंटल आपको एक तो एग्जाम में मार्क्स सवाल आ सकता है, 1 या 2 सवाल, एक तो आएगा मेरे हिसाब से, हो सकता है 2 भी आ जाए, ठीक। दूसरी चीज, बाकी 12 चैप्टर में कॉस्टिंग फंडामेंटल्स जिसकी स्ट्रांग होगी वो 12 चैप्टर में उसको अप्लाई करेगा। बाकी 12 चैप्टर में कॉस्टिंग फंडामेंटल्स की एप्लीकेशन आती है। अगर मुझे कॉस्टिंग फंडामेंटल्स नहीं आते तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। आप अचानक नहीं कह सकते यार मैं कह रहा हूं ये कर लो। क्यों कर लो भाई? उसका एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आपको मिलेगा कहां पर? पहले चैप्टर। फिर मैंने 3 चैप्टर नीचे लिख दिए, उसको मैंने कैटेगरी बी के नाम से इंडिकेट कर दिया है। मेरा ये ख्याल है इससे 1 या 2 सवाल, मैंने 2 को बोल्ड किया है, अगर आप नोटिस करो, मुझे लगता है इससे 2 के चांसेस हैं। समझ रहे हैं आप? अभी तो ज़ाहिर पेपर आया नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। और अगली कैटेगरी में तकरीबन 4 चैप्टर है जिसमें एबीसी डाउटफुल है, एबीसी डाउटफुल है, सही। अगर इन 4 को देखें तो मिलाकर 1 सवाल के ज्यादा चांस है, और हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आपकी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करने के लिए सरप्राइज देता है, हो सकता है 2 बना दे। बट मुझसे पूछेंगे तो बी कैटेगरी में 2 सवाल आने के ज्यादा चांस है। माइक नहीं चल रहा भाई, क्या हुआ? आप कुछ कह रहे? हाँ हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या करना है आप? क्या हो गया? नहीं चल रहा? जाओ यार यहाँ से। अच्छा यार प्लीज यार, ऑलरेडी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लें, फिर हम इंशाल्लाह टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको बताऊं, नीचे मैंने कुछ चीजें ये भी लिख दी कि हम किन चीजों को कवर करेंगे। ज़ाहिर कैफ 8 के जितने भी पास पेपर्स हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे, वो टॉपिक वहां आता था यहाँ भी आता है। होपफुली अगर कैफ 8 को आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप अपने लेवल को ऑलरेडी ऊपर ला चुके हैं। कैफ 8 में सवाल पूछने में और 3 में बड़ा फर्क है। जब आप कैफ 8 में आ रहे थे तो आपका FR1 FR2 ऑडिट आपका साथ चल रहा है, तो वहां आप टेक्स्ट आप पढ़ चुके होंगे, तो बहुत सारी चीजें आप करके आ रहे हैं, तो वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ये तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, कैफ 3 है, तो उसूलन इसको जो है उसकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर इस लेवल पे और हम यहां हैं तो हमारा पेपर इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। कैफ 8 तकरीबन 20 से 25 अटेम्प्ट के सवालात ऑलरेडी मेरे हैंडआउट्स में मौजूद हैं, पढ़ा रहा हूं। जब से कैफ आया पहले दिन से मैंने ही पढ़ाया यहाँ पर, वो सब अवेलेबल है। उसके बाद मॉड्यूल डी हुआ करता था, उसके सवालात होंगे रेलेवेंट। इत्तेफाक क्या है, जो पहले मॉड्यूल डी था वो ही अब कैफ 3 तकरीबन उसी लेवल का हो गया है, तो वहां से भी सवाल हम उठाएंगे। फिर
ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, स्पेशली इन 4 चैप्टर में मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि आप जो है थोड़ा बहुत मॉड्यूल एफ के थोड़े बहुत सवाल, ज्यादा नहीं कि ओवर ना हो जाए, एक लिमिट में रहते हुए कि जरा सा लॉजिकल होने के लिए, थोड़ा अपने आप को एनहांस करने के लिए, तो उस पे भी जाएंगे, लेकिन हर चैप्टर में नहीं, सिर्फ 4 मेरी ख्वाहिश है कि यार आप करें। वो भी हर सवाल नहीं कर सकते ज़ाहिर आप कि यार कैफ 3 में बैठ के मॉड्यूल एफ के सवाल करना थोड़ा मुझे लगता है रिस्की है, कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। तो मैं बड़े संभल के, कैफ 8 में मैं बड़े खुल के कराता था कि बाकायदा मैं भरपूर सवाल कराता था मॉड्यूल एफ के एज ए टेस्ट कि ये ओरिजिनल सवाल है, आओ इसको ट्राई करें। कैफ 3 में इस तरह करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, तो वो करेंगे उसको बैलेंस करके, लेकिन 4 चैप्टर, बाकी में ना करें। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी सी एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। फिर कुछ सवाल मैथ्स एंड उजरे और कॉलिन रूडी, दुनिया में जहां भी कॉस्टिंग पढ़ी जाती है, ये 2 किताबें डेफिनेटली रेफर की जाती हैं। इसको भी सेलेक्टिवली, जो चीजें आज तक एग्जाम में नहीं आई, एग्जाम में नहीं हुई और अवेलेबल नहीं है, तो आप इन बुक से ले लेते हैं, बहुत लिमिटेड सा। तो ये मेरा जो है तकरीबन जो चीजें मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा आपका स्टडी टेक्स्ट, वो इंशाल्लाह आपके पास तकरीबन सारा इसमें कवर हो जाएगा। यानी जैसे ये हैंडआउट आपको मिलेगा, अभी तो एक जरा सा मैंने एक छोटे से प्रिंट आउट दिया है, सुन ले यार प्लीज। हाँ ये बारिश तेज हो रही है, क्या वो चला? हाँ आप कर ले यार प्लीज, समझा करें, डिस्टर्बेंस नहीं है। इधर देखें, आपको ये जो हैंडआउट मिलेगा हर चैप्टर का, प्लीज आप लोग को लास्ट में आवाज आ रही मेरी? ये जो हैंडआउट आपको मिलेगा हर चैप्टर का, इसके अंदर कैफ 8 कंप्लीट होगा, सही, मॉड्यूल डी होगा जो रेलेवेंट उसके अंदर होगा, लिमिटेड मॉड्यूल एफ होगा और आपका कंप्लीट स्टडी टेक्स्ट होगा। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद है अगर आप इस हैंडआउट को कंप्लीट कर लें, आप इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। कैफ 8 में भी इवन कोई और रेफर कर ही नहीं पाता था, कहीं और जाना ही नहीं पड़ता था कि फलाना किताब देख ले। क्या देखोगे? स्टडी टेक्स्ट, ये रहा मॉड्यूल एफ मैंने रख दिया, सीरियस मैं आपको बता रहा हूं। तो उससे एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है कि यानी मैंने इस पे फोकस करना है, इसी को प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, इसी से टाइम नहीं बचेगा। कुछ सवाल मैं क्लास में कराता हूं, कुछ को मैंने नाम दिया हुआ ट्राई योरसेल्फ, बेस बन गई, आओ ट्राई करो। अब आपने ट्राई करा, उसी का सजेस्टेड आंसर नीचे लिखा हुआ है, आपने पहले कोशिश कर ली, फिर चेक कर लिया मैं कहां पर फंस रहा हूं, फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट अलग मिले हुए। जाहिर है अगर 30 सवाल है तो एक चैप्टर के 30 सवाल यहां कराना पागलपन है। तो मैंने अगर 15, 16, 12, 18 सवाल करा दिए तो बाकी 8-10 जो सवाल है वो आपको मिल जाएंगे कहां? असाइनमेंट्स के अंदर या ट्राई योरसेल्फ के अंदर। तो इस तरह का ब्लेंड बने कि मैं भी कराऊं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं करा दूं, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल हर चैप्टर में अगर आप कर सके तो बहुत बेहतर होगा। उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो, वो इस सब में मौजूद होगा, इंशाल्लाह इस सब में मौजूद होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास जो है, ये हमारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको हल्की सी बताई है। तो ये जो चीजें मैं कवर कर रहा हूं, उसके बाद अगले पेज से मेरा ख्याल है वो आपका डिटेल आ जाएगी सिलेबस की, वो आप घर पे देख लीजिएगा, आपके पास मौजूद होगी। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूं, 2 बातें। नंबर 1, यहां देखें आप, हमारा, आपका, मेरा और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली दिस इज आई कॉल यूपीएस, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और समरी। सही ना? अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और समरी बनाना। अब आप पॉइंट को समझेंगे, क्या पूरे सेमेस्टर में मैंने करना है और आपने क्या करना है। आपका और मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव एक ही है, पेपर निकले, हम पेपर निकालने आए हैं, उसके लिए हमें मैक्सिमम जाना है डायरेक्शन में। अब आप यहाँ देखो प्लीज, मेरी बात सुनोगे, शाबाश। सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, ये चीज पढ़ी जा रही है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये आएगा तो इसमें क्या क्या लॉजिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा, किन चीजों का ख्याल, सारी बातें करें आप, समझे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। वहां 10 सवाल करें आप, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, 10 सवाल करें आप। उसके बाद थ्योरेटिकली जितना कर ले, सब्जेक्ट तो न्यूमेरिकल है ना, फिर आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे गुजरेगा। या
हाँ क्योंकि यार तालिबान आएगा, गलत हरकत हो रही है भाई। चल गया है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? ये अब तो नहीं जाएगी भाई। सर चैप्टर वापस बता देंगे प्लीज, कहाँ मिस्टेक है? अच्छा मिस्टेक वाला यार, एक सेकंड प्लीज। मिस्टेक यार मैंने छोटी सी एक हुई हुई है इसके अंदर, आगे पीछे कर दिया। चैप्टर 10 जो है वो आपका सिलेबस के अंदर सी है, और चैप्टर 11 जो है वो आपका बेसिकली ए है। इस तरह से वो बाइफरकेट हुआ है, वो मैंने आगे पीछे कर दिया था। आई होप समझ आ गया होगा। चले ठीक है, अब आप प्लीज, हाँ वॉइस ज्यादा हो गई है, ठीक है अब सही है। अब सही है ना? अच्छा प्लीज यार एक सेकंड, 3 चीजें जिसको आपने ध्यान में रखना है। आप पहले हम स्टार्ट करेंगे सारी लॉजिक्स, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो उसको सीक्वेंस मैंने बना लिया है, उसकी लॉजिक्स क्या है, रीजनिंग क्या है वो डिस्कस करें। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस क्या करनी है, हैंडआउट दे रहा हूं, इसमें कम से कम भी 20-25 सवाल हैं। फिर मुझे पता है कितने मैंने कराने, कितने आपने करने, वो सब उसमें मेंशन होता है। कुछ असाइनमेंट के नाम से, कुछ ट्राई और सेल्फ के नाम से, और कुछ जो मैंने कराने वो सीबीक्यूज के नाम से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के नाम से। ट्राई ये होती है कि पहले छोटे छोटे सवाल करें, फिर ग्रेजुअली आप बड़े सवाल की तरफ चले जाएं। इज दैट क्लियर? अब अगर कैटेगरी ए है तो आप कोशिश करें, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कैटेगरी ए है तो लेट से इसके 20 सवाल कर लें, भरपूर करें, कुछ ना छोड़ें। कैटेगरी ए में क्या आ रहा है, नॉर्मली 4 चैप्टर, वो जो मैंने बोल्ड किए हुए, इसको आप स्पेशल इंपॉर्टेंस दें। ये बहुत काम की चीज है एग्जाम में, मार्क के हिसाब से, लॉजिक्स के हिसाब से, और तीसरा सी फैब के हिसाब से। सी फैब में ये चीजें दोबारा आएंगी, ये वेरिएंस जो यहां लिखा है वो दोबारा आएगा। इज दैट क्लियर? डिसीजन मेकिंग दोबारा आएगा सी फैब में, याद रखिएगा। सीवीपी दोबारा आएगा। इसका मतलब है वो आपसे 2 जगहों पर ये टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहां से बेस बने और वहां डायरेक्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो को अटैच करे और एक नए से नए अच्छे से अच्छे सवाल बनाए। इज दैट क्लियर? तो आप सेक्शन ए यानी कैटेगरी ए जो मैंने डिफाइन की है उससे के 20 सवाल कर लेंगे, समझ गए? अब दूसरे हैं उसके आप 10 कर लें, स्मार्ट मूव कर लें, सबके बराबर करने से बेहतर है। जिससे 60-70% मार्क्स आ रहा है उसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, 20, 25, 30 सवाल जितने कर सकते हैं कर लें, मैक्सिमम कर लें। और अगला जो कैटेगरी है उसमें से आप 5-6 सवाल कर लें, दैट वुड बी इनफ, दैट वुड बी इनफ। अब अगर 80%, 85% पेपर आपका निकल जाता है बेहतर तरीके से, तो इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट चीज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड समरी। प्लीज ये 3 चीजें मेरा ख्याल है आपको मेरे पढ़ाते वक्त मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करूंगा और मैं आपको करवाऊंगा। आपको समझाया, प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास जो आपने पढ़ा है वो समराइज फॉर्म में होना चाहिए। एक चीज जब आप पढ़ते हैं ना वो बिखर जाती है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, 20 चीजें पढ़ ली, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना तो असल में 5 चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो लगेगा ऐसा हमने कोई 20-22 चीजें पढ़ ली हैं। तो वो मैं क्या करता हूं, करूंगा, करता आ रहा हूं। आखिरी जो क्लास होती है मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, समरी बताता जा रहा हूं कि देखो इस सवाल में ये था, इस पॉइंट को लिख लो, आप अपना भी लिखो। फिर मैं चैप्टर के आखिरी दिन वो पूरी समरी बना के प्रिंट आउट आपके हाथ में दूंगा और फिर उसको 15-20 मिनट में रीड करके सुना दूंगा कि याद है हमने ये पढ़ा था और ये अब संभाल के रखो, इसकी एक फाइल बना लो। क्योंकि वो जो 1 दिन का या 2 दिन का गैप होगा एग्जाम में, वहां असल में क्या काम आएगा, समरी। वहां काम ही आती है समरी। 1 दिन में आप क्या कर सकते हो, 2 दिन में समरी हो, 1-2 सवाल मोटे मोटे उस चैप्टर के कर पाएंगे। 15 चैप्टर है सपोज, या 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर के यार कितने सवाल कर लोगे, 1-1, 2-2 सवाल। असल चीज आपके काम आएगी समरी। ठीक, अब
होना क्या चाहिए, आप पेपर कैसे निकलेगा, ज़ाहिर है एक चैप्टर को एवरेज आप 3 से 4 दफा ऑटोमेटिकली करते हैं आप। मसलन पहली दफा मैंने कराया, मैंने यहां 20 सवाल करा दिए, फिर मैं लिखवा दूंगा बेंचमार्क क्वेश्चंस। यार ये 20 सवाल है ना, ये 5 बहुत है, इन 5 में सब कुछ है। अब वो 5 ऑलरेडी क्लास में हुए हैं, 10 से 15 मिनट यानी 1 से 1.5 घंटे में आपके वो सवाल हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए, वो जो 1 महीने का गैप आता है जिसमें आप समराइज करते हैं, आपको उसूलन यहां से शुरुआत करना चाहिए, समरी से। पहले आप समराइज करें, जो समराइज करके मैंने आपको दिया उसको रिकॉल करें, उस पर बिलीव करें, फिर रीप्रैक्टिस कर लें बेंचमार्क क्वेश्चंस, और उसके बाद खुद ब खुद आपको वो चीज लॉजिक क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा पैटर्न होगा इंशाल्लाह। एक ये बात करना जरूरी थी। फिर एक और बात, मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी तकरीबन 5 से 6 जो मेन चैप्टर है, 4 तो मैंने बता दिए, हाँ, और बी कैटेगरी में भी 1 चैप्टर 2 चैप्टर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है स्पेशली, फिर कोई आगे एक आध चैप्टर है। तो 5 से 6 चैप्टर जो मुझे लगता है टेक्निकल है, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके टेस्ट में हर हाल में लूंगा। लास्ट टाइम भी लिए, लेकिन उसका मेरी एक अपनी पॉलिसी है। मैं बोलूंगा यार इतनी लोगों की कॉपियां मैं चेक करके दूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है नहीं कर सकते यार, बी प्रैक्टिकल, आसान काम नहीं है, फिर डिले होगा। तो मकसद तो ये है कि ना यार आप यहां बैठ के आप देखें, आपको समझ आया है, उसका तरीका मैंने ही अपनाया है। यहां बैठाना, टेस्ट दिया, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया आप आए, सोल्यूशन लें, घर ले जाएं, और आप खुद चेक कर लें आपने कहाँ प्रॉब्लम की है, और अगले दिन आके उसको चेक करने के बाद मुझसे डिस्कस कर लें, सर ये मसला ये क्यों आया, मैं तो उसको ये समझ रहा था, मैं बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई एक सवाल एटलीस्ट यहाँ एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में आप करें, तो इंशाल्लाह यहाँ 6 से 7 टेस्ट ड्यूरिंग सेशन मैं जरूर लूंगा, और मैं कैफ 8 में तो लेता रहा हूं, और आपका इंशाल्लाह और लेने चाहिए। मिड टर्म होता है यहाँ, हमेशा होता है, और आखिरी चीज मॉक। इज दैट क्लियर? अब एक और बस आखिरी बात करूंगा, 5 पॉइंट्स, 5 चीजों को आप जहन में रखिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर प्लीज, ये आखिरी बस बात है, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। 5 चीजें अगर आप समझ लें, जहन में बैठा लें, तो आपके एग्जाम्स में पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है निकल जाना चाहिए। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर निकले, तो सबसे पहले जो कॉस्टिंग की ओवरऑल बेसिक्स है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि चैप्टर 1, क्योंकि वो अगले 12 चैप्टर में अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे आता ही नहीं है तो मैं अप्लाई कैसे करूंगा यार? आई होप मेरी बात समझ गए। ये पहली चीज है, यानी क्या, आपको 5 चीजें जरा प्लीज ध्यान में रखनी है। एक, कॉस्टिंग की ओवरऑल बेसिक्स, इस पे थोड़ा मेहनत करनी है। ये बात क्यों मैं बता रहा हूं, पहला चैप्टर शुरू हुआ, बेसिक्स आए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे यार, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं एग्जाम में एक सवाल भी नहीं आ रहा, बट वो आना आपको लॉजिकली चाहिए। फिर दूसरी चीज होती है, जो चैप्टर आप कर रहे हैं उसकी जो ओवरऑल बेसिक्स होती है, यानी जिसको मैं नाम देता हूं चैप्टर बेसिक्स। थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। सीवीपी स्टार्ट किया, तो सीवीपी जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो सीवीपी की अपनी एक बेसिक्स है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यानी आपने एग्जाम में पेपर उठाया, जब आप पेपर उठाएंगे तो हर चैप्टर में फंडामेंटल होगा, हर चैप्टर में होगा, तो वो आपका थोड़ा सा बेहतर हो। फिर आपने डिसाइड किया रिक्वायर्ड पढ़ के, अच्छा ये सवाल सीवीपी से है, उसी वक्त आपने सीवीपी की जो मेन कोर बेसिक्स है वो फिंगर टिप्स पे आपके होगी, यहां मौजूद होगी कि सीवीपी में ये चंद बातें, इनका ख्याल रखना प्लीज, वो मैं आपको दूंगा। तो यार आप जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी बेसिक्स को रिकॉल कर लो। हाँ, सीवीपी में हम क्या करते थे, अच्छा ठीक है, ये मोटी मोटी बात है। फिर अगली चीज वो क्या है, लर्निंग आउटकम की बेसिक। थोड़ा सा दिखने में लग रहा होगा, लेकिन अभी अपने पास नोट डाउन कर ले, हर चैप्टर में आपने ये करना है।
लर्निंग आउटकम क्या होता है प्लीज? एक चैप्टर के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, समझ आ गई बात? उसके मुख्तलिफ चीजें। एग्जामिनर क्या करता है, सीवीपी बड़ा टॉपिक है, उस बड़े टॉपिक के अंदर आपको वो किसी एक एरिया को फोकस करेगा, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो जिस एरिया को फोकस कर रहे हैं ना, उसकी अपनी कुछ बेसिक्स होती हैं, वो भी आपको याद होंगी, आपके पास मौजूद होंगी समरीज की फॉर्म में, आपकी अपनी हैंड रिटन होंगी और मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। हैंडआउट भी इस तरह से मेरा अरेंज हुआ होगा। मेरे हैंडआउट को आप देखेंगे तो इस तरह से होगा, 1 ABCD, 2 ABCD, 3 ABCD, हर 1 2 3 हर लर्निंग आउटकम को कवर करता है। कि अगर मैंने एक लर्निंग आउटकम सिखा रहा हूं तो उसके आई कैप में कहां कहां सवाल आए हुए, वो सब एक जगह अरेंज हुए हैं। तो उसमें इजी क्या हो जाता है कि अगर पूरे चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है और आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो आपने मुझसे, मैं जब वो चैप्टर शुरू करूंगा और वो करा रहा हूंगा तो मैं एडवांस में लिख दूंगा, आप मुझसे खुद पूछ रहे होगे सर ये सीरीज किससे रिलेटेड है, मैं उसको एक टाइटल दे दूंगा, यार ये फलाना है। अब आपने कहा यार मेरी ये वाली सीरीज वीक है, उस सीरीज की प्रैक्टिस कर ली, पूरा हैंडआउट की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। तो एग्जाम में बैठ के अगर आपकी बेसिक्स कॉस्टिंग की क्लियर है, जो पहले चैप्टर के बाद हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। नंबर 2, चैप्टर की ओवरऑल बेसिक्स आपके पास फिंगर टिप्स पे है, आप परफॉर्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ये बात डिसाइडेड है। एक ही चीज एक चैप्टर में अलग तरीके से ट्रीट होती है, जब दूसरे चैप्टर में जाते हैं उसका थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो टिपिकल लर्निंग आउटकम्स। मसलन सीवीपी आ गया, सीवीपी में आ गया कंपोजिट ब्रेक इवन। कंपोजिट ब्रेक इवन, कंपोजिट ब्रेक इवन में 5 मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपको क्लियर नहीं, आप सवाल ही नहीं कर सकते। अगर वो क्लैरिटी नहीं, आप नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे। वो आपने जस्ट एक रिकॉल कर लिया, अब आप सवाल पढ़े, सही। चौथी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो क्या है, वो ये है कि आप प्लीज सब लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे, कम से कम हर चैप्टर के 3 से 4 या 5 सवाल फ्रॉम जीरो आप करें। वो सवाल नहीं जो मैंने करा दिए फिर आप कर रहे हैं। एग्जाम में पेपर निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैयारी के बाद, वो है कॉन्फिडेंस। और हमारे साथ मसला पता है क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं 20 सवाल कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, वो वाले जो ऑलरेडी क्लास में हुए हैं, उससे आप रट्टी की तरफ चले जाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप कोशिश करें 3 से 5 सवाल फ्रॉम 0 to 100 आप करें, 0 to 100% आप करें प्लीज। यानी उसको पढ़ना, उसको पूरा सॉल्व करना, टाइम देख के करना, 3 से 5। अगर कैटेगरी ए है, कोशिश करें 4 से 5 सवाल उसके करें। कैटेगरी बी है, 2-3 कर लें, और अगर कैटेगरी सी है तो 1-2 कर लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट सेमेस्टर चलता रहे। ये मैं बहुत हर सेमेस्टर में बात कहता हूं। अब कुछ लोग ढीलेपन करते हैं, सोचते हैं एंड में हो जाएगा। यार देखो, सब काम करें, लेकिन जो बेसिक्स अगर आप वो करते रहे, उसके बाद आप तफरियां करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इन चीजों को छोड़ देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में निकलने के चांसेस मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी चीज, 5 चीजें मुझे लगता है पेपर निकालने में आपको हेल्प करती है। मैंने बता दिया, कॉस्टिंग की बेसिक्स, उस चैप्टर की ओवरऑल बेसिक्स, फिर वो जो खास एरिया डिस्कस कर रहा है उसकी बेसिक्स, और अगर आपने इंशाल्लाह 3-4 सवाल एग्जाम से पहले खुद कर लिए, कैसे करेंगे आप, उसके लिए छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं। टेस्ट हो रहा है, यहां नहीं देना चाह रहे, नहीं दिल चाह रहा, यार कम से कम वो टेस्ट पेपर लेके घर पे रख लो यार, और जब तुम्हें टाइम मिले आधा घंटा निकाल के उसको 0 से कर लो। ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना। नहीं करना चाह रहे, मत करो, बारिश हो गई, घर में मसले मसाइल है, मत करो यार, वो पेपर लेके अपने पास रख लो और उसे ट्राई कर लो। ये एक अपॉर्चुनिटी मैं यहां पर दूंगा। मिड टर्म में भी आया होगा सवाल, वो भी नया होगा आपके लिए, वो वाला आप सवाल कर लो, मॉक। और फिर असाइनमेंट में कुछ सवाल ऐसे होंगे
जो मैंने नहीं करा है, उनमें से कोई एक दो पिक कर लो। यानी आपको ये 3 4 5 सवाल नए ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ आपकी विल चाहिए कि करना है हमें। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? और आखिरी चीज जो एग्जाम में बड़ी मैटर करती है, और वो है रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। याद रखिएगा 5 चीजें हैं रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन ये क्या है? ये बात आप समझते हैं कि कॉस्टिंग में खास तौर पे, क्योंकि देखो फाइनेंशियल में और कॉस्टिंग में एक फर्क है छोटा सा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटा बेस्ड आता है क्वेश्चन, एक डेटा होता है और उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है मोस्टली। कॉस्टिंग में सिनेरियो बेस्ड आता है, एक सिनेरियो होता है, उससे पहले डेटा निकालना होता है और फिर प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ये एक थोड़ी सी टफ आस्क है। तो कॉस्टिंग में मेरे नजदीक जिसने सवाल सही तरह रीड नहीं किया हो गया। तो आप थ्रू आउट दी सेमेस्टर हम कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और आप मिलके, मैं क्लास में किसी एक को बोलता हूं यार कोई रीड कर लेगा, जब वो रीड करता है तो मैं उसको बताता हूं यार देखो अब आपको रुकना चाहिए था, पॉज दे, इसको देखो ये इस तरह से रीड करें, पहले रिक्वायर्ड पढ़े, फिर एक ओवरव्यू ले, फिर डिटेल में जाए। वो मैं आपको हर चैप्टर के तकरीबन मेजर सवालों में वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा थ्रू आउट सेमेस्टर। वो उम्मीद है आपको हेल्प करेगी। प्लीज कुछ नहीं करो, ये 5 चीजें बस लिख लो। अभी शायद आपको लग रहा थोड़ी हैवी है, बेकार है, बट मैं आपको 2 महीने बाद फिर डिवाइड कराऊंगा कि याद है मैंने कहा था 5 बातें हैं जो तुम्हें पेपर निकालने में हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। या जरा लिख लो प्लीज। सही है भाई, ये जरा नोट डाउन कर ले प्लीज। अच्छा मैं भेज रहा हूँ, 1 सेकेंड यार। अब ये मैं बोर्ड की पिक्चर क्लियर कर रहा हूं। हाँ भाई बोर्ड नजर आ रहा है आपको? कॉपी कर ले प्लीज। वो मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ था, मैं आप कॉपी कर ले प्लीज। यार एक काम करो, ये बेटा हैंड आउट बांट दो यार, कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? ये दोनों बांट लेना, पहले ये बांटो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बांट दो। तकरीबन मैंने सारी बातें कर ली जो मेन थी। मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया होगा, इससे रिलेटेड है ना, क्लियर है ना? यार पहले दिन करना जरूरी है, थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी पता चल जाए, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। अभी आते हैं फौरन। बोर्ड सारा आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये है, सही सही बेटा, ये बांटने के बाद फिर ये दे देना। ये एक काम करो, पूरा बेंच पीछे रखो, खुद भी बांट लेंगे वो लोग, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। क्या कह रहे हो? हाँ आ रहा है। और अगर कम पड़ जाता है उस यासीन में से कहते हैं वो कर देंगे। ठीक है भाई। अब बाकी तीनों हैंडआउट मैंने वहां पर आपको ग्रुप में शेयर कर दिए, प्लीज तमाम लोगों को ग्रुप में आ चुके। 3 किस्म के हैंडआउट हैं। एक में तो सिलेबस था जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया, और 2 हैंडआउट है, एक में थ्योरीज है, यानी जो बातें मैं भी करूंगा वो सब लिख के दे दी है। सही है ना? कि भाई किसी को लिखने में थोड़ी वीकनेस हो रही है, नहीं लिख पाया, वो वहां से मैच कर लेगा। और एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है जिसमें सीबीक्यूज लिखे हुए, क्वेश्चंस करने। ये अभी पार्सल हैंडआउट है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा कम लाया हूं ताकि अभी स्टार्ट में 2-3 दिन इसी पे चलेंगे, फिर वो प्रॉपर आएगा। ये बहुत बड़ा हैंडआउट है और ये सारा फंडामेंटल्स का है, क्योंकि अभी आपका स्टडी टेक्स्ट प्रॉपर आया नहीं है, बड़ा अजीब सा आया हुआ है। तो उसको मैं चाह रहा हूँ देख के और मजीद डिटेल में, वैसे तकरीबन मैंने देख लिया है, मैं आज फिर 1 आध दिन में फिर देखूंगा और फिर उसको फाइनलाइज कर दूंगा कि मैंने कौन से चैप्टर में किसको रखना है। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या ख्याल है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसूलन उसका स्टार्ट
होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। क्या ये टॉपिक जो आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, इसमें आप क्या करने वाले हैं? तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के बाद फिर डिफाइन करूंगा और फिर मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ चला जाऊंगा। याद रखिएगा, बहुत छोटी सी, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता नहीं है, थोड़ा बहुत तो आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, और फिर इसके साथ लिंक कर दूंगा डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग, और फिर चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जाहिर है आप जानते हो, ये एक अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। एक तरफ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये दूसरी एक और ब्रांच है जिसको आप नाम देते हैं कॉस्ट। कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ इसको नाम देते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इसमें डिफरेंस है। ये एक सेकेंडरी चीज है कि डिफरेंस है या नहीं है। हमारे सिलेबस का जो टाइटल है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट सेमेस्टर, इवन इन बीएफडी, आप जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आपका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आपका टाइमली रिपोर्टिंग। टाइमली रिपोर्टिंग, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, टाइमली रिपोर्टिंग। प्लीज, जाहिर है आप जानते हैं टाइमली रिपोर्टिंग कि यार मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है और आपको एक रिपोर्ट चाहिए और आपको आधे घंटे के अंदर वो रिपोर्ट चाहिए, और वो बारिश में फंसा हुआ है और वो रिपोर्ट ही नहीं आ रही, या 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही, तो फायदा क्या उसके बाद अगर वो रिपोर्ट आई। रिपोर्टिंग जाहिर है अकाउंटिंग का सबसे मेजर पार्ट होता है, लेकिन कम पड़ गए, हो गए कि कोई रह गए, 1-2 लोग रह गए ना, बाद में दे देंगे, वो शेयरिंग कर लेंगे, इधर आओ बेटा ये वाला भी बांटना है। रिपोर्टिंग जाहिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मेजर पार्ट है। डन, तो रिपोर्टिंग करना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में चंद डिफरेंसेस है। नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट, जो गुजर गया उसकी रिपोर्टिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 2021 गुजर गया तो 2022 में बैठकर 2021 की रिपोर्ट बना रहे होंगे। 2020 गुजर गया तो 2021 में बैठकर 2020 की रिपोर्ट बना रहे होंगे। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम फ्यूचर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते फाइनेंशियल में, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग हम सबकी रिपोर्टिंग करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। और मुझसे अगर आप पूछें तो कॉस्टिंग की रिपोर्टिंग में फ्यूचर की रिपोर्टिंग जो है वो डोमिनेट करती है। अगर मुझसे पूछे तो 70 to 75% आपका टाइम फ्यूचर की रिपोर्टिंग में लगेगा। सीवीपी क्या है? फ्यूचर रिपोर्टिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? जो चैप्टर आपके मौजूद है, फ्यूचर रिपोर्टिंग। इज दैट क्लियर? ये सब फ्यूचर रिपोर्टिंग है और उसमें पास्ट भी है। वेरिएंस क्या है? पास्ट। फंडामेंटल्स किसके बारे में बात करेगा? लाजमी पास्ट के बारे में। प्रोसेस क्या है? पास्ट। जॉइन इन बाय पास्ट। टारगेट कॉस्टिंग फ्यूचर, सीवीपी फ्यूचर, डिसीजन मेकिंग फ्यूचर। और आप जब 6 में जाएंगे तो वहां तो शायद पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वहां तो टोटल फ्यूचर रिलेटेड चीजें होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी यहां पर आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आप बेसिकली कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास्ट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, पास्ट की। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आप
past, present as well as future reporting is dominated. I hope clear हो गई बात. दूसरा मेन डिफरेंस प्लीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके जो यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर वाले होते हैं. बाहर वाले एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स बैंक्स हो गए, लोन प्रोवाइडर्स हो गए, समझ, गवर्नमेंट हो गई, इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, इवन जिन्होंने भी शेयर्स नहीं लिए बट ले सकते हैं वो हो गए. सही. कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लीज यार बेटे बातें नहीं करो. कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए. बिरयानी की देग बनी है ना, तो किसके लिए? बाहर वालों के लिए. हमने भी खा ली, तो मतलब जो एक्सटर्नल यूजर के लिए चीज बनेगी वो मैं भी कर सकता हूं. बट ये एक खास फैमिली होती है. सुनो, जब तुम उसके घर जाओगे और वो खाने के वक्त होगा, वो खाना शुरू भी करने वाले होंगे, फौरन लपेट लेंगे, अभी मेहमान आ गए हैं, इनको पानी पिलाओ और सख्त भूख में चाय पिलाओ, ये जाए तो हम खाएं, ये खाना बना है हमारे लिए, हम इसमें किसी को हिस्सा नहीं देंगे. ये है कॉस्ट अकाउंटिंग. इंटरनल रिपोर्टिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग प्लीज एक मिनट मजाक करेंगे और फिर फॉरेन टॉपिक की तरफ. हर मजाक के पीछे बैकग्राउंड होता है लर्निंग. अभी एग्जांपल दिए, बस उसको कनेक्ट किया और फॉरेन आप इधर चलेगी, कुछ तफरी कर लो, लेकिन ज्यादा नहीं, मुनासिब नहीं है. सही, तुम्हारी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है. सुनो इधर यार, अब एक बात में जो असल में होता पता है क्या है, आप मजाक में ज्यादा निकल गए तो वो एग्जाम्पल जो दी थी उसका ऑब्जेक्टिव मिस हो गया. पता चला यार ये एग्जाम्पल को कनेक्ट ही नहीं किया आपने लर्निंग के साथ. सही, ये एक पॉइंट है. अब आप देखिए इधर, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं वो इंटरनल यूज के लिए होती है, वो एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं होती. अगर मेहमान आ भी गए ना तो उनको खाना नहीं खिलाएंगे, उनको हम नहीं बताएंगे हमारी रिपोर्ट्स क्या शो कर रही हैं, हमारी कॉस्ट के क्या कंपोनेंट हैं, हमारी कॉस्ट किस लेवल की आ रही है, किस वजह से किस चीज में क्या कॉस्ट आ रही है, क्या इंग्रेडिएंट है. ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक मैनेजमेंट से है. आपको रिपोर्ट चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे. बिल्कुल ऐसे एक सर्जरी हो रही है, विजुलाइज कीजिएगा, एक सर्जरी हो रही है, डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहा है, अब उसे मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए, सिर्फ डॉक्टर को चाहिए होती है, वो डॉक्टर के पास पहुंचनी चाहिए और बड़े टाइम पर पहुंचनी चाहिए. वो रिपोर्ट की बेस पर तो वो सर्जरी करेगा. तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो आप बेसिकली मैनेजमेंट को देते हैं. उसका भी कुछ भी हो, आप एक टेक्स्ट कर दें, आप एक स्नैपशॉट भेज दें, मसला ही है. यही वजह है कॉस्टिंग में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंटेशन के अवेलेबल नहीं है. आप एक टेक्स्ट कर दें भाई, भेज दें, आप अलग तरीके से बनाए, आप अलग तरीके से बनाए, डजंट मैटर. ये तीसरा एक और डिफरेंस है, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जो बोली ऐसे करो वैसे करो. दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें थी, उनको देख के आपने एक फॉर्मेट बना दे, दुनिया ऐसे ही चल रही है कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है यार, वो इंटरनल मैटर है. और चौथी एक और चीज है जो थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, रिपोर्टिंग की टाइमिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग साल में एक दफा, बहुत हुआ तो 2 दफा, सेमी एनुअली. कॉस्टिंग की रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी इमीडिएट बेसिस पर होती है, एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इवन अ डेली रिपोर्ट्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो भी मैटर करती है. तो ये 3-4 चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप रिपोर्टिंग कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, आउटसाइडर्स को, रिगार्डिंग पीएनएल, रिगार्डिंग बैलेंस शीट, रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. यहां आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो, रिगार्डिंग कॉस्ट. इज दैट क्लियर कि ये कॉस्ट है और किसको रिपोर्ट कर रहे हो, मैनेजमेंट को. इंटरनल रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो. आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे. ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है. थ्रू आउट कॉस्टिंग हम इस पर काम कर रहे होंगे. फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, बैलेंस शीट में
रॉ मटेरियल बैलेंस शीट में, मर्चेंडाइज रॉ बैलेंस शीट में, फिनिश गुड्स किस अमाउंट से शो करना है, ये हम बताएंगे ना यार वो डिसीजन मेकिंग करनी है। हम ये प्लांट खरीदे ना खरीदे, ये कौन रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा? मैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। यार मैं फर्दर प्रोसेस करूं चीज को या एज इट इज बेच दूं, ये इसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? मैं और आप। यार हम आउटसोर्स कर ले या इन हाउस प्रोडक्शन कर ले, ये चीज बाहर से भी मिल रही है। आजकल आप देख रहे हैं गाड़ियां इंपोर्ट भी हो रही हैं और मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं, तो ये भी डिसीजन है यार, वो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू थिंक, हम बनाएं या खरीद कर बेचें, इंपोर्ट करके बेचें? आप बताएं ना सर, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जहां उनकी इज्जत सबसे ज्यादा होगी वो हमारा फैसला होगा। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई जज्बातियत नहीं है, खुदा की कसम सिर्फ एक ही चीज प्यारी है, कायदे आज़म। जिधर उनकी वैल्यू ज्यादा वो डिसीजन हमारा होगा। आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है, हम तो बाप दादा के जमाने से बना रहे थे, अब नुकसान हो रहा है ना, बंद कर दो। मैं बोल रहा हूं नुकसान हो रहा है, बंद कर दो। वो बाप दादा नाराज हो जाएंगे, मैं कब्रिस्तान में जाके इंशाल्लाह उनको समझा लूंगा। तू टेंशन नहीं ले, मेरे लिए बस ये है, यकीन करें, ये रिपोर्टिंग करना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आई होप मेरी बात समझिएगा। अब आप देखिए इधर, ये पहला ऑब्जेक्टिव है जो हम थ्रू आउट सेमेस्टर इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग का होता है, बड़ा सनी देओल स्टाइल, सनी देओल, कॉस्ट कर्टेलमेंट। ये सनी देओल है, स्टाइल कहलाता है। सही, यानी मैं एक इदारे में जाऊंगा, एंट्री देखें हीरो की एंट्री, एक इदारे में जाऊंगा, वहां इदारे में लोग बाल नोच रहे होंगे, मैं पूछूंगा क्या हुआ, लोग बोलेंगे हमारी कॉस्ट हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। मैं कहूंगा आ गया ना, मैं अभी आपको बताते कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी, और ये कॉस्ट कम करी और ये निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है। लोगों को लगता है, मैंने अपनी कॉस्टिंग शुरू करी, मुझे लगा यही असल चीज है और मैंने बनना है सनी देओल। बाद में पता चला इसका तो रोल ही इतना सा है। आपके बिरयानी बनती है यार, बोलो ना, बनती है ना बिरयानी यार, यकीन करो। आज मैंने तो से आज ही खाई बिरयानी, तो याद आ रही है। सुनो इधर, तो यार एक सेकंड, बिरयानी जो है सब क्या, चिकन या बीफ कोई भी बना ले यार, तू टेंशन नहीं ले। अभी वो सुने तूने चंदन कबाब सुने? चंदन कहते हैं जिसमें बीफ और मटन जो है ना वो मिक्स कर दिया जाता है। मैं भी गया एक जगह खाना खाने, उन्होंने कहा चंदन है, कह रहे नौ रतन है। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे जिसमें ये दोनों मिक्स होते हैं। मैंने कहा जो भी है ले आ, 9 है या 2 है, ले आ तुम। अब सुनिए इधर, मेरे और आपके बिरयानी बनती है, सब क्या बनती है, वही इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन टेस्ट अलग होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सबके घर के अलग एक है। यार मेरे घर में मेरी बेगम आई, अम्मा के हाथ के खाने की आदत थी, सब कुछ वही लेकिन खाना डिफरेंट। सही है ना, क्योंकि वो अपने घर से लाई थी प्लान, हमारे घर का अलग था। अब जब ये हो क्या करे, आदत हो गई यार, मजबूरी है, हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है। तो यार आप एक हद तक उससे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये सही नहीं है, सही नहीं है। फिर आपने आप उसके बाद ये हो गया अम्मा के हाथ की बुरी लगने लगी है, ऐसी आदत बिगड़ गई है। सुनो इधर यार, अच्छा भाई सुनो इधर, प्लीज बस क्या, हाँ भेज। अब मैं उसको मैनेज कर लूंगा, समझो क्लास है, क्लास का माहौल बनाने के लिए तुम्हारी बुराई की है। अच्छा यार प्लीज यार जल्दी से वो टॉपिक भी इधर हो जाएगा, रिदम ना टूट जाए। यार बिरयानी जो है ना, आप अभी एग्जांपल दी मैंने बिरयानी की, चाय है, कुछ भी ले ले, उसका एक परफेक्ट मिक्स है। आप उसको थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो खराब हो जाएगा, थोड़ा सा कम करेंगे तो भी मसला है। चाय को ज्यादा पकाएंगे जल जाएगी, कम पकाएंगे तो कच्ची रह जाएगी। वो एक खास पॉइंट होता है, उसकी बात रोकना है। इसकी भी एक लिमिट है, आप इस लिमिट से नीचे नहीं जा सकते, लिमिट से थोड़ी नीचे जा सकते हैं, उस पॉइंट पे आके आपको रुकना है। तो कॉस्ट कर्टेलमेंट का लफ्जी मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ आई बात? एक जगह पर मैंने एक से कहा
बेटे ये 100 पेज की किताब है, तुम मुझे इसे 5 पेज पे 4 पेज पे समराइज करके दे सकते हो? हाँ हाँ। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहना 1 मिनट। मैंने कहा कैसे? पहले 4 पेज फाड़े और हाथ में दे दिए। क्या पॉसिबल है? नहीं। कॉस्ट कर्टेलमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कम कर दें। पॉइंट समझिएगा प्लीज। कॉस्ट कर्टेलमेंट को करने से पहले आपको एक बात समझनी है, हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक कहलाती है वैल्यू एडिड कॉस्ट, वैल्यू एडिड कॉस्ट, और दूसरी कहलाती है नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट। प्लीज, नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट 10 लाख की मेहरान भी है और 50 लाख की सिविक भी है, और मेहरान वाला मुंह छुपाता फिर रहा है और 50 लाख वाला सिविक वाला चौड़े होकर गाड़ी से बाहर निकलने स्टाइल है। सुन ले मेरी बात, उस गाड़ी का ऑब्जेक्टिव सेम है, उस गाड़ी का ऑब्जेक्टिव सेम है। करोड़ की भी है गाड़ी और 5 लाख की भी शायद मिल जाएगी। जो कस्टमर को नजर आ रहा है, जिसको कस्टमर वैल्यू दे रहा है, उन एलिमेंट्स को कहते हैं वैल्यू एडेड कॉस्ट। कंफर्ट उसको नजर आ रहा है, इंजन वो देख रहा है। मेरी बात समझिएगा, अगर आप गाड़ी की कॉस्ट कम करने के लिए उसकी वो चीजें कम कर देंगे जो वैल्यू एडेड है, जिसे कस्टमर वैल्यू दे रहा है। चाइना का भी सेलफोन आता है और आपके पास सैमसंग भी आएगा और एप्पल भी आएगा। एप्पल अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो एक चीज होती है वैल्यू एडेड कॉस्ट, लेकिन एक होती है नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कस्टमर तक पास ऑन नहीं हो रही, वो कस्टमर को नजर नहीं आ रही। मसलन तुमने माल लिया, स्टोर में रखा, उसका खर्चा, और फिर वो फैक्ट्री में भेजा बनाने के लिए। तुम डायरेक्ट वो माल फैक्ट्री में मंगवा लेते, स्टोर ही ना करते, तुम्हारा वो खर्चा बच जाता, तुम्हारी कॉस्ट यहां रिड्यूस हो गई। एक ने ये काम किया, एक ने डायरेक्ट जितना जरूरत है उतना माल मंगवाया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छा मैनेज किया, उससे उसने कॉस्ट बचा ली। दूसरा, डिफेक्टिवनेस पे काम कर लो। एक जो है लॉसेस ज्यादा कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है। उस लॉसेस को बचाने के लिए इंस्पेक्शन बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, वो तो कस्टमर को पास ऑन नहीं हो रही। इस तरह की कई चीजें हैं जो बेसिकली प्रोसीजरल कॉस्ट होती हैं, स्टेप्स की कॉस्ट होती हैं। अगर आप उसमें कमी कर दें तो एक हद तक करोगे ना, जैसे मैंने बिरयानी की एग्जांपल दी, वो एक हद तक होगी। आप आते हैं, आप कहते हैं अच्छा इसमें ये फॉल्ट है, यहाँ थोड़ी सी लीकेजेस है, आपने उसे भर दिया, खत्म हो गई बात, और उसके बाद वो फिर चल पड़ेगा। तो इसका रोल है, लेकिन बहुत छोटा सा रोल है। हमें लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग में असल रोल ये है। समझ आ गई बात? ये दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉस्ट कर्टेलमेंट, कॉस्ट की रिडक्शन। इसको जब भी सोचो ना तो एक लफ्ज इसके साथ जोड़ दो। कॉस्ट कर्टेलमेंट का मतलब हर किसी नहीं है घटिया इंजन लगा दो, या बेकार कार चेसिस उसमें असेंबल कर दो, या क्वालिटी ऑफ कलर गिरा दो, या सीट्स हल्की कर दो, या एसी सिस्टम हल्का कर दो। ये तो कस्टमर को नजर आ रहा है भाई। अगर आप लेट्स से जो फैसिलिटी, जो फीचर सिविक में है, वही कोई और कंपनी लॉन्च कर दे और वो 50 में और वो 40 में वो गाड़ी बिकना शुरू हो जाएगी, वो उसको टफ टाइम देगी। मेहरान थोड़ी देगी, क्यों नहीं देगी? बिकॉज ऑफ वो जो फीचर्स हैं, वैल्यू एडिशन जो है, जो वैल्यू एडिड कॉस्ट है, उसकी वजह से। आई होप थोड़ा बहुत यहां क्लियर हो गया होगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बस हम 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे थ्रू आउट आवर सेमेस्टर। वन इज टाइमली रिपोर्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कर्टेलमेंट ना होने के बराबर है। लेकिन आप कॉस्ट कर्टेलमेंट यूं समझे कि आपका ये दरवाजा है, प्लीज अब मेरी बात समझिएगा, और यहां एक छन्ना लगा दिया, छन्ना यानी नेट, और उसका ऑब्जेक्टिव एक है, जो चीज सही है वो यहां आए और जो गैर जरूरी है वो बाहर रह जाए। अगर आपने ये कर लिया तो आपने कॉस्ट कर्टेलमेंट अचीव कर लिया। इसका मतलब है यहां जो खर्चा आया है
वो छना हुआ खर्चा है, वो बेसिकली गैर जरूरी नहीं है। अभी आगे जाऊंगा तो उसमें ये लफ्ज आपके पास आना भी नहीं चाहिए, वरना मैं अक्सर पूछता हूं हाँ भाई क्या ख्याल है, तो उसमें से एक जवाब जरूर आता है, सर ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है। यहां जो पहुंच गया वो गैर जरूरी नहीं है। वहां आपने फिल्टर किया, जो गैर जरूरी कॉस्ट है लेट्स से आपने फारिग कर दिया। अब आप मेरी बात याद रखिएगा, जो अगली चीज बताने जा रहा हूं उसके फर्क के अंदर एक बात डिसाइडेड है, जरूरी गैर जरूरी की डिबेट नहीं होगी, खत्म बात। क्योंकि यहां जो खर्चा है वो छोटा खर्चा है या बड़ा खर्चा है, वो जरूरी है, उसका होना मस्ट है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो तीसरी चीज क्या है वो आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एक्यूरेसी। या आप इसको, ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड क्या है, नो डिस्टॉर्शन। एक और लफ्ज भी मैं दिखता हूं, नो क्रॉस सब्सिडाइजेशन। प्लीज, हम बार बार इसको डिस्कस नहीं कर सकते, आज पहली और आखिरी दफा कर रहे हैं, लेकिन पूरे सेमेस्टर में जब पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए हम किस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। मैं आपको रेफर करूंगा, याद आया, ये है असल मसला, लेट्स से इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। बात जगह आप देखेंगे हम इसको रिजॉल्व कर रहे होंगे और कभी कभी हम इस पे काम कर रहे होंगे। यही हमारी तीन चीजें होंगी इंशाल्लाह थ्रू आउट सेमेस्टर। आई होप मेरी बात समझ गए। इन तीनों में सबसे कीमती चीज कॉस्ट एक्यूरेसी है, जिसे हम थ्रू आउट अपनी कैरियर में इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट एक्यूरेसी, एक लफ्ज, कॉस्ट शुड बी एक्यूरेट, डिस्टॉर्शन सही, और तीसरा लफ्ज मैंने लिखा है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इधर जरा इशारे की तरफ देखें, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। आपने यहां फिल्टर लगाया, जो जरूरी कॉस्ट थी वो आ गई, सही। अब इस कॉस्ट की जिम्मेदार बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो जब वो कॉस्ट बटे इन लोगों के लिए, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसमें इंसाफ, उसमें इंसाफ। समझ आ गई बात? 1 2 3 4 लेट से 5 मेरे कस्टमर हैं और मेरी कॉस्ट यहां हो रही है, तो जब मैं इन लोगों की कॉस्टिंग करूं तो कोई ऐसा ना हो कोई ओवर कॉस्ट हो जाए और कोई अंडर कॉस्ट हो जाए। एक ओवर कॉस्ट हो जाए तो दूसरा अंडर कॉस्ट हो जाए, इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का लफ्जी मतलब है आपने अपने सिस्टम की वजह से किसी को ज्यादा कॉस्ट कर दिया, किसी को कम कॉस्ट कर दिया। वो जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ऐसा ना हो जाए, लेट्स से आपका खर्चा आया 10 लाख, आपके 2 ही कस्टमर थे, आपने दोनों में बांट दिया 5 लाख 5 लाख, ठीक। अब उसूलन वो खर्चा बटना चाहिए था 6 और 4, आपने बांट दिया 5 5, तो जिसको 4 जाना था खर्चा, उसको जब आप 5 चार्ज करोगे वो ओवर कॉस्ट हो गया, और जिसको 5 उसको 6 चार्ज करोगे तो आई होप मेरी बात समझ, जिसको 6 चार्ज करना था उसको अगर आपने 5 चार्ज किया वो अंडर कॉस्ट हो गया। अब आप बात समझे, मैंने आपसे कहा एक कस्टमर है, उसको आपको 5 लाख और 5 लाख में बांटना था। प्लीज मेरी बात समझने का, बड़ी कीमती बात, आपने गलती से इसको 6 लाख और इसको 4 लाख चार्ज कर दिए, रॉन्ग हो गया, ये क्रॉस हो गया, क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो गई। प्लीज सिस्टम की वजह से, वो आगे जाके बताऊंगा कैसे हो सकता है, अभी यही तो डिस्कस करना है, ये आएगा कैसे मसला, अभी एक सिर्फ डिबेट ओपन कर दी है, फिर इसको आगे जाके इंशाल्लाह फंडामेंटल्स में ही समेट देंगे और होपफुली आज वरना कल इंशाल्लाह। अब प्रॉब्लम क्या हुई जरा सुने इधर, इसको जब मैंने 6 लाख चार्ज किया और इस पे अपना मार्कअप मार्जिन लगाया, प्राइस कोट करी, और से सुनेंगे, ये बराबर में गया, जो मेरा कॉम्पिटिटर है मार्केट में गया, मैं इसको रोक थोड़ी सकता हूं। जब वो वहां गया, उसके दिन में कॉस्ट 5 लाख है, जो राइट कॉस्ट है, उसने उसको लाख रुपए कम में
प्राइस ऑफर करी, कस्टमर वापस आएगा नहीं, फौरन लूज कर दिया आपने कस्टमर। ये नुकसान हो गया ओवर कॉस्टिंग का। अब आप गौर से सुनिएगा, इसको आपने 4 लाख में दिया, कम कॉस्ट किया, बड़ी खुशी हो रही होगी इसको कि यार वाह वाह, और ये अंदर से एक जुमला बोल रहा होगा, जब तक ये जिंदा है मैं भूखा नहीं मर सकता। जब तक बेवकूफ जिंदा है ना, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। ये मुझे 5 लाख की चीज 4 लाख में दिए जा रहे हैं, देता रहे भाई, मुझे क्या। अब जब ये चला गया तो जैसे ही जाएगा तो इसकी रियल कॉस्ट एक्सपोज हो गई 5 लाख। अब जब 5 लाख हुई और मैंने कहा सर आपके 5 लाख, तो बताइए एक जुमला बोलेगा, फैल रहे हो, फैल रहे हो। अब तुम्हें पता चल गया मैंने तुमसे खरीदना है तो तुमने 1 लाख रुपए बढ़ा दिए, जाओ नहीं लेता। क्रॉस सब्सिडाइजेशन, इवन अंडर कॉस्टिंग भी हो रही है तो भी नुकसान है। कॉस्ट शुड बी एक्यूरेट, ना ज्यादा हो ना कम हो। अगर ओवर कॉस्टिंग होगी आज जाएगा और अंडर कॉस्टिंग वाला कल चला जाएगा। ये दोनों चीजें नुकसानदेह हैं, तो डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। डिस्टॉर्शन के लिए शायर कहता है, एक है मेरे जानने वाले, उनका नाम है बेतुका शायर, क्योंकि उनकी शायरी होती है बेतुकी, सही। अब आप सुनिएगा, बेतुके शायर की बेतुकी शायरी। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है कुछ नजर आ रहा है कुछ। बेतुका, मैंने कहा था बेतुका हूं मैं, बेतुका हूं। बेतुके शायर की बेतुकी शायरी, इसका ये लफ्जी मतलब है कुछ नजर आ रहा है कुछ। इधर देखिए, कॉस्ट है 5 नजर आ रही है 6, कॉस्ट है 5 नजर आ रही है 4। दैट्स इट, समझ रहे। अब कॉस्ट है कुछ नजर आ रही है कुछ, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। ये नहीं होना चाहिए। इधर सुनिएगा प्लीज। हम थ्रू आउट कॉस्टिंग कोशिश करते हैं कि डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए। लाइक ऑडिट रिस्क, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। दिस डिस्टॉर्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। अब जब मैं आपको पहले चैप्टर के 4-5 सवाल कराऊंगा तो ये सारी बातें लिखवाऊंगा कि ये देखो ये 4 सवाल किए, इन 4 सवाल के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्टॉर्शन कम हो जाए, डिस्टॉर्शन कम हो जाए, डिस्टॉर्शन कम हो जाए। और आप देखो ये किया तो डिस्टॉर्शन इंशाल्लाह कम हो रही है। बट वी कैन नॉट एलिमिनेट डिस्टॉर्शन, वी कैन मिनिमाइज डिस्टॉर्शन। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी कॉस्टिंग के। अगर हम उसे सिंगल लाइंस में अपने पास ही जस्ट रिकॉल कर लें, फर्स्ट रिपोर्टिंग है, जाहिर है ये इस पे काम करना है। प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाओ, लेबर कॉस्ट की रिपोर्ट बनाओ, हम फलाना डिसीजन ले रहे रिपोर्ट दो, मशीन ले ना ले रिपोर्ट दो, गाड़ी खरीदे ना खरीदे रिपोर्ट दो, गाड़ी लीज करें या लोन पे ले, अपने पैसों से ले, रिपोर्ट दो, इन हाउस करें या आउटसोर्स करें, रिपोर्ट दो। और आप बनाओगे जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट इन कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इंशाल्लाह वहां जाके हम करेंगे। सही यार, ये बताओ हम ब्रेक इवन पे कब आएंगे, दैट इज सीवीपी। कितने यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, सीवीपी। ये सब हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, कॉस्ट कर्टेलमेंट। जहां जहां कोशिश हो सकती है वहां से नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को हटाओ। कॉस्ट कर्टेलमेंट का मतलब नोट्स के पहले 4 पेज फाड़ के ना दे दो मुझे, पूरी किताब पढ़ो और फिर बताओ क्या गैर जरूरी है वो हटाओ। ये थोड़ी 4 पेज पहले फाड़ लिए कि भाई कोई भी कॉस्ट हटा दो, वैल्यू एडेड नहीं, नॉन वैल्यू एडेड को रिड्यूस करना, कम करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कर्टेलमेंट। पहला दिन है और थ्योरी है, उसके बाद कभी थ्योरी नहीं होगी, याद रखिएगा। वो जो चैप्टर शुरू होता है उसमें आधे 1 घंटे की होती है। जाहिर है मेरा ख्याल है कि ये 3-4 चीजें डिस्कस किए बगैर कॉस्टिंग स्टार्ट करना बहुत गलत बात है।
थोड़ा सा न्यूमेरिकल का, इंशाल्लाह अब इसके फौरन बाद न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं अल्लाह ने चाहा। आगे मैंने क्या बोला, तीसरी चीज क्या है, नो डिस्टॉर्शन, कॉस्ट एक्यूरेसी। डिस्टॉर्शन से मतलब थोड़ा सा यहां लाए, है कुछ, नजर आ रहा है कुछ, इसको कोशिश करो मिनिमाइज करने की, वरना आप लॉस में रहोगे, कस्टमर लूज करोगे। देखो तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे साथ उस वक्त तक लॉयल है जब तक तुम उसे राइट प्राइस ऑफर कर रहे हो। अगर तुम उसे गलत प्राइस ऑफर करोगे और वो मार्केट में जाके यही चीज 5 लाख में मिल रही होगी, वो आपके बारे में क्या सोचेगा, जो आजकल एक इदारे के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। छोड़ दो, नाम नहीं लो। ऐसी भी मैं कल फेसबुक में भी देख रहा था, बाइकआउट और फलाना और ढिमकाना, ये होता है। अच्छा भाई, नहीं मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता भाई, चुप जा। अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल नजर तो आ रहे ना, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा प्लीज यार, बस प्लीज, क्या बात बता रहा था मैं आपको, वो नहीं मुझे पता था ये जुमला आएगा, खबासत नहीं करो यार प्लीज। नो डिस्टॉर्शन, सही ना। ये यार पहली और आखिरी दफा हम डिस्कस करें, उसके बाद हम नहीं करेंगे, साफ बात। ये मैंने हैंडआउट्स में दे दिए, वो जो आप देखेंगे थ्योरी के हैंडआउट्स हैं, वहां मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया, डिस्कस कर लिया, बस ठीक है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गए। कॉस्ट, बस इधर एक लफ्ज याद रख ले प्लीज, इधर एक लफ्ज याद रख ले, डिस्टॉर्शन को आप खत्म नहीं कर सकते। ये अब आगे जाके हमने इसको देखना है क्यों नहीं कर सकते, क्या पीछे रीजन है। अगली जो मेरी डिस्कशन है उस पर डिपेंड करता है ये कॉन्सेप्ट कि क्यों खत्म नहीं हो सकता भाई, डिस्टॉर्शन खत्म नहीं हो सकता। किसी ना किसी की वजह से ज्यादती होगी, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। ये जो ज्वाइंट फैमिली है ना, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में खत्म हो रही है, सही है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में खत्म हो रही है। जानते क्यों? इस वजह से डिस्टॉर्शन। सुन लो इधर, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। फड्डे किस बात पे होते हैं, और से सुनना। अगर ज्वाइंट फैमिली है, 2 या 3 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, किसी का बच्चे बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे हल्के स्कूल में पढ़ रहे हैं। महंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो फीस भी ज्यादा आएगी, अब उसको बुरा लग रहा है तो निकाल लो ना, क्या परेशानी है, इस पे फड्डा थोड़ी होगा। उसका अपना सब मीटर लगा हुआ, बिजली का बिल आ रहा है, वो पे कर रहा है, फड्डा नहीं होगा। फड्डा कब होगा? जब खर्चे कॉमन होंगे। अगर एक ही मीटर है, बिल आ गया, 3 भाई हैं, अब कैसे बांटे? बराबर बांटे, फैमिली मेंबर के हिसाब से बांटे, क्या करें, एक दूसरे की अर्निंग के हिसाब से बांटे, सही। अब आपने उसको जब बांटना शुरू किया तो एक भाई को ये फील हुआ कि ये खर्चा 50,000 मेरा होना चाहिए था, लेकिन मेरा पर आ रहा है 60,000। उसके बराबर में बैठी एक खातून, वो क्या कहेगी? सुने, क्यों आग लगाई? मैं तो आपसे कह रही हूं शुरू से, आप इंतहाई मासूम आदमी हैं, आपके साथ शुरू से ज्यादती हो रही है, आप समझते ही नहीं है। ओह अच्छा, और कुछ दिनों बाद दे धनाधन और ज्वाइंट फैमिली खत्म। एक मिनट, हाँ यार, ये समझा करो, तो भी बच्ची है, छोटी है, और इसमें भी गाइडलाइन है, मत करो, फसाद मत फैलाओ। सुनो इधर देखो यार, प्लीज बुरा नहीं मान लो यार, तुम लोग ऐसी मैंने बोल दिया बेटा। यहाँ देखो, इधर सुनो इधर, हाँ। अब मैं क्या बता रहा था, एक छोटी सी बात मिस हो जाएगी, रुक जाओ। अच्छा मजाक में चलेगी आगे, लेकिन ऐसा ना रिदम टूट जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, समझे। बिलीव मी, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही है डिस्टॉर्शन की वजह से, क्योंकि जब आपको ये फील होने लगता है कि जो खर्चा मुझ पर आ रहा है मैं वो डिजर्व नहीं करता, वहां से पड्डा शुरू होता है। अब इस खर्चे को बांटे कैसे? नहीं बांट सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। बस मैं बोलूं बराबर बांट दो तो एक नाराज, मैं बोलूं फैमिली मेंबर के हिसाब से बांट दूं तो दूसरा नाराज। किसी के साथ तो होगी ज्यादती, यकीन करे होगी, समझे मेरी बात को। सब मीटर लगा लूं, शायद जस्टिफाइड हो जाए। बहुत सारी जगहों पे हम मैनेज कर सकते हैं। अब एक जगह मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। एक मेरा रिलेटिव ये दूर के,
वो बैठे थे, मुझे उनका पता था, 3 भाई हैं शायद उनके। तो एक भाई बड़ा बेचारा बड़ा भाई है, बड़ा परेशान है, उसकी जॉब नहीं थी उस जमाने में, हल्की जॉब, और वो माशाल्लाह गाड़ी में घूम रहा है स्टाइल से, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार आप जो कॉमन एक्सपेंसेस उसके लिए क्या करते हो? कह रहा बराबर बांटते हैं। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा जो तुम्हारे बड़े भाई हैं उनकी अर्निंग तो यार बेचारों की इतनी अच्छी नहीं है। कह रहे उनका मसला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था कि जाहिल आदमी, एक बड़ा भाई है, तू अपनी अर्निंग देख, तू लाख रुपए कमा रहा है लेट से, वो बेचारा 20,000 कमा रहा है, उसके बच्चे भी ज्यादा, अल्लाह माफ करे क्योंकि बड़ा है। वो बड़ा भाई है, सही ना? अब सुने इधर, उसके बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा, फैमिली भी ज्यादा, उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा, और आप बोले कॉमन एक्सपेंस बराबर बांट दो। तो उसने मुझसे पता है क्या बोला कि आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा उसूलन आपको अपने घर के खर्चे अर्निंग की कैपेसिटी के हिसाब से बांटने चाहिए। अगर आप सबसे ज्यादा कमा रहे हो, दूसरा भाई उससे कम कमा रहा है, तीसरा उससे कम कमा रहा है, तो यार ऐसा भी तो कर सकते हो मेरे भाई, जो भी खर्चा हो वो 50-30-20 के रेशो में बांट दो, उस गरीब पे 20% जाएगा, और तुम्हारा कितना गया ज्यादा? कुछ भी नहीं। अगर तुम तीनों बराबर बांटते तो 33.33, 16-17% तुम पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम्हारी अर्निंग उनसे 4 गुना ज्यादा है। अगर वो ऐसा करता तो बर्डन उस पे चला जाएगा, उसने बराबर बांटा, बर्डन बड़े भाई पे चला गया। आप इसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। जो खर्चे कॉमन होंगे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं डिस्टॉर्शन खत्म नहीं हो सकती। आप एक को कंपनसेट करोगे ना तो दूसरा उससे अफेक्ट हो जाएगा, उसको करोगे तो पहला वाला हो जाएगा। और ये मैं आपको पहले सवाल में प्रूव करके नंबरिकली दिखाऊंगा। पहला सवाल मेरे हैंडआउट का, आप बोलो यार। डिपार्टमेंट होती हैं, हाँ, डिपार्टमेंट तो है, वो भी है। अब उसके अंदर क्या, अब आप देखिए इधर, चलो आपने पूछे तो मैं बताता हूँ। एक होता है डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, डिपार्टमेंट फिर डिपार्टमेंट से होते हुए जाएगा कस्टमर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर। अब आप मेरी बात समझिएगा, अगर आपने डिपार्टमेंट में ही गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, वहां फट्टा होता है। डिपार्टमेंट लड़ते हैं, मेरे पास ये खर्चा इस तरह क्यों आ रहा है, अब वहां क्यों लड़ेंगे? आओ बताओ। अगर डिपार्टमेंट का खर्चा अपना है तो वो नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट का खर्चा कॉमन है, यानी ये बिल्डिंग है, इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है, रेंट तो कॉमन है ना, बिजली का बिल तो एक आ रहा है ना, मेंटेनेंस तो एक है ना, गार्ड तो एक ही है ना। अब मैं बोलूं कैसे बांटूं? जब उस खर्चे को बांटूंगा ना तो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स बनेंगी, उस डिपार्टमेंटल रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगर मैं बराबर बांटता हूं तो एक की रिपोर्ट डिस्टर्ब, इधर करता हूं तो दूसरे की रिपोर्ट डिस्टर्ब। ये पूरा टॉपिक है बीएफडी में, इसका नाम है डिविजनल परफॉर्मेंस। पूरी एक रिपोर्ट बनती है किस डिवीजन को किस तरह से चार्ज करें कि कम से कम नुकसान हो, और अगर हो भी रहा है, वो नाराज भी हो रहा है, तो फिर एक ऑब्जेक्टिव याद रखो, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। अगर मैं कोई एक एक्शन लेता हूं, ये नाराज होता है, दूसरा एक्शन लेता हूं तो आप नाराज हो रहे हो, मुझे ये देखना है किसकी नाराजगी में कंपनी का फायदा ज्यादा हो रहा है। कसम खुदा की, लड़ते रहो, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इज दैट क्लियर? और कंपनी का प्रॉफिट कैसे बेहतर होगा? जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, और कस्टमर किसी का नहीं होता। देखो डिपार्टमेंट को तो आप समझा लोगे, कस्टमर प्राइस लेगा और बराबर में जाएगा और वही फैसला करेगा, वहां से चीज लेके घर चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो आप उसका वेट ना करें, आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि आप जब उसको प्राइस कोड करें ना, उससे बोले जाओ मार्केट में घूम लो, इंशाल्लाह तुम्हें इससे बेहतर प्राइस कोई कोड नहीं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं यार बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस गड़बड़ कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ कर रहा है। अक्सर इदारों में मेन वजह यह होती है कि आपको पता ही नहीं है, कॉस्ट जो दिख रही है वो है ही नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे क्योंकि आप अनाड़ी है, आप में वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के इन चीजों को बाइफरकेट करते हैं कि सर आप ये जो कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं, एक सिस्टम है, और से सुनेंगे आप। अगर मजेदार हलीम वाले से कोई रिपोर्ट बना के भेजे कि हलीम बंद कर दो, ये लॉस दे रहा है, तो कैसा होगा? ऊपर लिखा होगा मजेदार हलीम और नीचे हलीम नहीं है, बिरयानी है, कोल्ड ड्रिंक है, कुल्फी है, आइसक्रीम है,
खीर है, हलीम नहीं है। यार जो उसकी मेन प्रोडक्ट है वो लॉस दे रही है। ये है एबीसी कॉस्टिंग, वहां आपको सिखाया जाता है। तो इस तरह की डिस्टॉर्शन इतनी बढ़ जाती है कि मजेदार हलीम से बोला जा रहा है हलीम बेचना बंद कर दो क्योंकि लॉस दे रहा है। तो आप बोलेंगे यार ये क्या ड्रामा भाई, मेरी पहचान है हलीम, मैं कैसे बंद कर सकता हूं? पता चला तुम्हारे रिपोर्टिंग में फॉल्ट है, तुम रिपोर्ट सही नहीं बना रहे। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी मैप एक रिपोर्ट होती है जिसमें अगर आप कई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक मैप बनता है कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रही है, कौन सी लॉस दे रही है। 50 प्रोडक्ट है, लीवर एंड ब्रदर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी मैप बनता है। ठीक, पता चला वो बॉटम लाइन आपने देखी, अच्छा ये 4 प्रोडक्ट इश्यू दे रही है, बंद करो। पता चला वो असल में प्रॉफिट दे रही थी, आपने वो बंद कर दिया। ओवरऑल जब अगली दफा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी वो और बदतर। अब आप बोले यार ये तो मैंने तो अच्छा फैसला लिया था, आपने कहा ये 4 प्रोडक्ट वीक है, मैंने बंद कर दी, तो प्रॉफिट बेहतर होना चाहिए था, ये तो बदतर हो गया। वो भाई हलीम खाने आए थे, तूने हलीम बंद कर दिया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, कहीं और चले गए। उन्होंने हलीम खाना था, अब वो हलीम चम्मच से खाए, बिरयानी में डाल के खाए, हलीम के साथ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, हलीम के बाद वो आपका खीर खाएंगे, तुमने हलीम ही उड़ा दिया। तो वो कैसे चल सकता है? ये है डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम्स। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। तो डिस्टॉर्शन बेसिकली आप, आई होप मेरी बात क्लियर हो गई। किसी को सवाल करना है प्लीज? नहीं, कॉपी कर ले इसको जल्दी से। टाइम हो गया, बस 5-10 मिनट दे दो, 10 मिनट। मुंह सही रखो, मुंह सही रखो। सर असर की नमाज, ओहो सारी नमाजें यही पढ़ लो तुम लोग, सब बाद में पढ़ लेना यार प्लीज सर। अच्छा मैं देता हूँ नमाज ब्रेक देता हूँ, आज पहली क्लास है, तुम लोग की मानूंगा, लेकिन इधर सुन लो, इधर तुम पे जितनी क्लास में मानूंगा लिखते रहना मैंने कितने मिनट का तुम लोग पे एहसान किया है, वो सारा वापस चाहिए होता है मुझे आगे जाके। हाँ अगर 15 मिनट यहाँ छोड़े कल की क्लास में 15, तो फिर एक दिन में आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा, नहीं छोड़ू। लिखते रहना, अकाउंट पूरा करता हूँ मैं, बोलो नहीं छोड़ू। अच्छा यार अब बस मुझे 10-5 मिनट दे दो। अब तो थ्योरी इतनी हो गई, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं प्लीज। यार एक मिनट बस थोड़ा सा 5-10 मिनट कुछ तो लेके जाओ। तो तुम लोग ऐसे जा रहे हो खाली हाथ, कुछ लिया आपने हाथ में? आया कुछ है ना? आया वैसे लॉजिक कोई नहीं आई। अच्छा भाई अब प्लीज जरा गौर से सुने, छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, सवाल स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा ही। आपको पहला यार एक सेकंड पहला सवाल आपको मैंने दिया है, एटलीस्ट घर पे देखने का टाइम मिल जाएगा। ये पहला सवाल आपका है, यहां से स्टार्ट लेंगे और यहां पर मेरा फोकस इसके ऊपर है। इसके 4-5 केसेस हैं। जब मैं पहले 2-3 केसेस करा दूंगा, एटलीस्ट 3 कराकर फिर मैं समरी नीचे लिखी है उसमें बताऊंगा देखो डिस्टॉर्शन ये रही। और तुम चाहते हो खत्म हो जाए, हो ही नहीं खत्म, हो ही नहीं सकती, लेकिन मिनिमाइज हो सकती है। ये इस चीज को समझाने के लिए सवाल है, याद रखिएगा। 3 केसेस का मतलब है मैं एक केस कराऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसको फाइनलाइज करूंगा कि ये देख रहे हो सब में अलग अलग आंसर है, वो डिस्टॉर्शन तो आ रही है। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए? कल आपको पता होगा, फिर चेंज कर दी। अच्छा यार अब 1-2 दिन मैनेज कर लो, मजबूरी है। वो असल में क्लैशेस बहुत आ रहे हैं ना, अब उन्होंने रखा होगा सोच के। एक तो कल आपको पता होगा कि आपकी ऑडिट की क्लास है सुबह 10:30 से 10 से क्या है 12:30, 10 से 12:30 है, ऐसे ही है ना? हाँ वो नमाज की वजह से 1:45 तक ऑफ हो जाती होगी ना, फिर शायद कोई और क्लास होगी। फिर मेरी क्लास इन्होंने रखी है 4:30 से 6:30 कल जुम्मा है ना? नहीं वो उसको पीछे कर दिया होगा, उसका क्लैश आ रहा होगा। यार एक दिन आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ प्लीज। ये वीक पहला वीक होता है, इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है। हर टीचर चाह रहा था मेरी क्लास जरूर हो, तो उसमें ये कि मैं इस दफा मारा गया,
मुझे सबसे बचा कुछ टाइम दिया और वो है सबसे ज्यादा, इस पर अल्लाह माफ करे, रोल है सर हसन खनानी का। बहुत चैंपियन आदमी है वो ना, उन्होंने चट सबको फिट करके ना मुझे आखिर में लपेट दिया, लेकिन चलो जाने तो, मोहब्बत में ये भी चलता है। अब सुनो इधर, कल 4:30 से 6:30 क्लास होगी, अभी खत्म नहीं हो रही। दूसरी चीज, मंडे ऑनवर्ड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन मेरी क्लास है। जो स्लॉट आपको बता दी जाएगी वो फुल एंड फाइनल होगी मंडे से इंशाल्लाह। कल तक आप मैनेज कर लो। अब आप यार प्लीज अब मुझे 5-7 मिनट दे दो ताकि थोड़ी सी कंक्लूसिव बात करें। यार 1 सेकेंड प्लीज, बस छोटी सी अब एक डिस्कशन रह गई है, मैं चाहूंगा वो कर ले। यार वो आपको ताहिर बता देगा किसका क्लैश आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, उसने मैनेज करके ही बताया होगा, वरना वो मुझे नहीं बताते। अब देखिए इधर प्लीज, आपको पता है इदारे 2-3 तरह के इदारे हैं। एक आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है लाइक KNS एटसेट्रा, जहां आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दूसरी है आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली परचेज एंड सेल्स में एंगेज होते हैं, जहां आप जानते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो रॉ मटेरियल लेती है और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और फिर उसे वो बेचती है। वो रॉ फॉर्म में लेती है, फिनिश करती है और उसे बेचती है। लाइक टोयोटा कंपनी, लाइक होंडा कंपनी, लाइक LG, लाइक लीगल ब्रदर्स, लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लाइक बिल्डर्स, लाइक फर्नीचर मेकर्स, लाइक टेलर्स वगैरह वगैरह। प्लीज, जिनका काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कपड़ा ले रहा है, सूट बना रहा है, कपड़ा ले रहे हैं, सूट बना रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ 1-2 लोग बातें कर रहे हो यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है प्लीज, ताकि मैं मेन चाह रहा हूं आज जाने से पहले कुछ की पॉइंट दे दूं ताकि आप सवाल घर पे रीड तो करो क्या इसमें करा क्या है, इन्होंने गेम क्या खेला है, शायद थोड़ा मजा आ जाए। यहां देखिए इधर, टोयोटा कंपनी क्या कर रही है, स्पेयर पार्ट ले रही है, इंजन ले रही है, चेसिस ले रही है, उसको गाड़ी बना रही है, सही। अलक्रम वाले क्या कर रहे हैं, धागा ले रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। मुख्तलिफ गारमेंट फैक्ट्री क्या कर रही है, कपड़ा ले रही है, सूट बना रही है। कुछ लोग कपास से धागा बना रहे हैं। These are manufacturing organizations, production departments, manufacturing organizations। हमारा फोकस कॉस्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है। हम सर्विस और ट्रेडिंग को नॉर्मली पढ़ते भी नहीं है, सर्विस और ट्रेडिंग को हम पढ़ते भी नहीं है। हमारा फोकस थ्रू आउट सेमेस्टर किस पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैं 2 एरिया बना देता हूं, 2 आपको समझाने के लिए। एक फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा अदर देन फैक्ट्री या नॉन फैक्ट्री कर लो। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्लीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को अगर बाइफरकेट करें तो हम इसको बड़े आराम से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आपका जो डिपार्टमेंट है उसको आप नाम दे सकते हैं फैक्ट्री, और एक को दे दें आप नॉन फैक्ट्री कर दें, सही है ना। अब नॉन फैक्ट्री में यार आपका आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंस, इसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह वगैरह। हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन में कवर हो जाता है, ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया। इज दैट क्लियर, समझ गए। एक है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सही। वो फैक्ट्री किसी भी नेचर की हो, क्या कह रहे हो यार, कोई लफ्ज इसमें समझ में नहीं आया, आगे ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह वगैरह, ये मैंने इसको बाहर कर दिया। हमारा फोकस इस पर भी नहीं है, हमारा मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्ट्री का जो एरिया है उसको आपने फोकस करना। यहां बैठ के जब आप पढ़ रहे हो तो क्लैरिटी हो कि हम थ्रू आउट सेमेस्टर क्या पढ़ रहे होंगे। फैक्ट्री, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री की रिपोर्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री की अपडेट्स दे रहे हैं टॉप मैनेजमेंट को आगे की तरफ, और किसी की थोड़ी दे रही है रिपोर्ट्स। इज दैट क्लियर। फैक्ट्री को अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी लेवल की फैक्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक हो,
वो ऑटो इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, वो आप कहीं पे भी चले जाए, वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी कॉस्ट आ रही है, उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक कहलाता है मटेरियल, दूसरा आपको कहलाएगा लेबर, और तीसरी चीज कहलाती है एक्सपेंस। सही? प्लीज मेरी बात समझिएगा, 1 मिनट लगेगा। यानी आप टेक्सटाइल सेक्टर में चले जाओ, आप ऑटो इंडस्ट्री में चले जाओ, आप बिल्डर्स की प्रोजेक्ट में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में चले जाओ, आप जहां भी चले जाओ, अगर आप उस फैक्ट्री को जाके देखोगे ना, और आप मुझे नाम बताओगे, और आज की क्लास के बाद या कल की क्लास के बाद आपको कोई नाम बताएगा, तो आप में ये अहलियत होनी चाहिए कि उस आइटम को या तो यहां फिट करो, या यहां फिक्स करो, या यहां फिक्स करो। चौथी कोई हेडिंग ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 ही हेडिंग्स हैं, चाहे वो किसी मुल्क की फैक्ट्री हो, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर की फैक्ट्री, कुछ भी हो यार, उसका लेवल कुछ भी हो, वो छोटी सी, अल्लाह माफ करे, मैं कह रहा हूं एक कमरे की फैक्ट्री हो, उसकी भी अगर इंग्रेडिएंट देखोगे, कॉस्ट देखोगे, एलिमेंट्स देखोगे, तो 3 चीजें नजर आएंगी। 1 इज मटेरियल, द अदर इज लेबर, एंड थर्ड 1 इज एक्सपेंस। सही? बीइंग ए ह्यूमन, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, वी ओनली चेंज शेप्स। कपास को धागा बना सकता हूं, कपास क्रिएट नहीं कर सकता। धागे को कपड़ा बना सकता हूं, कपड़े को सूट बना सकता हूं। सही? स्टील से गाड़ी बना सकता हूं, स्टील क्रिएट नहीं कर सकता, वो अल्लाह की जात है जो करती है, हमारी औकात ही नहीं है। वी ओनली चेंज शेप्स। अल्लाह ने अकल दी है, एक चीज दे दी, उसको कन्वर्ट करना हमें आता है। दैट इंग्रेडिएंट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल। अगर आप गाड़ी को देख लें, तो गाड़ी के जितने कंपोनेंट है सारे मटेरियल है, जो आंखें देख रही है वो भी, और जो आपकी नॉलेज में है लेकिन आंखें नहीं देख रही वो भी। ये बिल्डिंग, इसकी हर सारी चीजें मटेरियल है जो आपको नजर आ रहा है। मैं अगर मोटी मोटी एग्जांपल दूं, सीमेंट, बजी, सरिया, सैनिटरी आइटम्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, टाइल्स, मार्बल, कलर, पॉलिश, दरवाजे, खिड़कियां, वो जो इसका पार्ट है, ऑल आर मटेरियल, ऑल आर मटेरियल। सही? ये फर्नीचर है, इसके अंदर सब कुछ, धागा, रेक्सीन, फॉर्म, एसएस पाइप्स, ग्लू, जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा, कीले, सब मटेरियल है। दैट्स इट। ये मैंने आपको बताया जो उसका पार्ट हो। गाड़ी के अंदर जो आपको नजर आ रहा है सब मटेरियल है, इवन स्पेयर व्हील, इवन वो जो टूल्स गाड़ी के अंदर है, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते यार, वो सब उसका कंपोनेंट है। मटेरियल जब भी सोचेंगे तो मैन्युफैक्चरर के एंड से सोचेंगे, एंड यूजर के एंड से नहीं। यानी मैंने उसके बाद लेकर उसमें साउंड सिस्टम और पता नहीं क्या क्या छिछोरपन किया, वो नहीं। कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है बेसिक्स, उसके अंदर वो सब इंग्रेडिएंट जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सब की लिस्ट बनाएंगे। दैट इज मटेरियल, दैट इज मटेरियल। आई होप मेरी बात समझ गए। लेबर, फैक्ट्री में प्लीज 1-2 मिनट लगेंगे, अभी है 10 मिनट है। फैक्ट्री में बस ये 2-3 बातें कर लूं फिर चल। अच्छा चलो 2 बातें, मेरा वादा, लेकिन मैं फिर सवाल करूंगा, अगर जवाब दिया तो इसकी फिर बाइफर्केशन भी करा के जाऊंगा। अगर जवाब नहीं आया तो, और अगर सही जवाब आया ना और मुंह पे लगा, सब शौक से पढ़ रहे, बैग बांध दिए, बैग नीचे रखना, बैग नीचे, तैयारी। ये बेटा पता है क्या होता है, ये है खुल्लम खुल्ला बेइज्जती। कोई मेहमान आए ना और आप उसको पहले बोलना, हम तो जा रहे थे हम तो जा रहे थे, तो तैयार बैठे और हाथ में चाबी लेके उठे जा रहे बार बार। इतना जलील कर रहे हैं आप उस मेहमान को, और वो भी एक ढीठ का बच्चा है, साला उठ ही नहीं रहा। चल अच्छा मैं ये 2 टर्म बताता हूँ, निकलते बस। लेबर प्लीज क्या होती है? अब देखिए इधर प्लीज, थोड़ा टेक्निकली इसको समझेंगे। लेबर से ध्यान में आता है मजदूर। यहां लेबर का मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी काम कर रहा है वो सब लेबर का पार्ट है। चाहे वो फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री गार्ड है, फैक्ट्री स्वीपर है, फैक्ट्री का वर्कर है, फैक्ट्री का हेल्पर है,
उन सबको जो दिए जा रहे हैं, अगर उसका ताल्लुक फैक्ट्री से है तो लेबर का मतलब सब आ जाता है, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो गार्ड हो, स्वीपर हो, कुछ भी, सब लेबर कॉस्ट है। लेबर, आप, मैंने कहा ना लेबर की दो डेफिनेशन है, एक हमारे ध्यान में आता है लेबर, उससे हमारे ध्यान में आता है वर्कर्स, वो भी अच्छी डेफिनेशन, बट जब हम यहाँ लेबर लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ लेबर लिखने का मतलब है फैक्ट्री के अंदर जो लोग हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, उनको जो सैलरी दी जा रही है, उनको जो अमाउंट रेम्यूनरेशन का पे किया जा रहा है, वो सब लेबर है। बस आखिरी चीज, व्हाट इज एक्सपेंस? सादा लफ्जों में, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में प्लीज कोई भी खर्चा हो रहा है, इन दो के अलावा वो सब एक्सपेंस है। पहले इसको सिंपली डिफाइन कर लें। यानी अगर आपके पास कोई खर्चा हो रहा है, ना वो मटेरियल में एडजस्ट हो रहा है, ना वो लेबर में, तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाती है? एक्सपेंस में। कल हम इस पे इंशाल्लाह बड़ी नौसत हिलाई आपसे, बड़ी नौसत हिलाई। अल्लाह हाफिज।